बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो जय बद्री केदारनाथ और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। तो मेरे वीडियोस में कई तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं जिसमें मतलब लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया कौन सा वाला फ़ंड ले लूँ, क्या मैं सेक्टरल फ़ंड ले लूँ, सेक्टरल म्यूचुअल फ़ंड ले लूँ, थीमेटिक म्यूचुअल फ़ंड ले लूँ, या मैं इंडेक्स फ़ंड ले लूँ, या मैं स्मॉल कैप ले लूँ, मैं मिड कैप ले लूँ या लार्ज कैप ले लूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की क्वेरीज आती रहती हैं। तो देखिए मैं अपने तजुर्बे से ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा, और ये मानना ना मानना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझसे सवाल पूछे जाते हैं तो मैं इसका सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मानना ना मानना आपकी ज़िम्मेदारी है, प्लस आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट जो आपको ये बता सके उससे कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जो मेरा तजुर्बा बोलता है कि आपको सबसे पहले आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझसे कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि भैया निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें क्या। मैंने एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने आईसीआईसीआई के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया। इंडेक्स फंड, इंडेक्स के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, देखो उसके नाम में ही साफ लिखा हुआ है कि वो इंडेक्स को फॉलो करेंगे और निफ्टी 50 के इंडेक्स को वो फॉलो करेंगे। इनफैक्ट मैं इस वक्त एग्जांपल निफ्टी 50 के इंडेक्स का दे रहा हूँ, ये सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी और मिड कैप इंडेक्स में भी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल फिलहाल निफ्टी 50 के इंडेक्स का दे रहा हूँ। ठीक है। निफ्टी 50 के इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में कोई फंड मैनेजर की ज़रूरत है ही नहीं। आप बात को समझो, वो उसके नाम में ही लिखा हुआ है कि वो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करेगा, यानी कि वो निफ्टी 50 को फॉलो करेगा। निफ्टी 50 का इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी ऊपर जाएगी। निफ्टी 50 का इंडेक्स अगर नीचे जाएगा आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी नीचे जाएगी। तो भैया आप मेरे से पूछोगे कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में म्यूचुअल फंड में फॉलो ना करें तो फिर निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें तो फिर किस में इन्वेस्ट करें। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए निफ्टी 20 में। देखिए निफ्टी 20 भी निफ्टी 50 को फॉलो करता है, वो निफ्टी 20 एक ईटीएफ है। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो होता है वो जनरली आपके इंडेक्स म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से 2-3 गुना कम होता है। तो आप देखिए उस चीज़ को तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि मार्केट आपके फेवर में चली जाए, आप खरीदें और मार्केट ऊपर चली जाए, आप खरीदें या मार्केट नीचे चली जाए, ये तो किस्मत का खेल है। इस पे तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने एक्शंस पे तो कंट्रोल कर ही सकते हो। तो आज तो ये तौबा कर लो और कसम खा लो कि हम इंडेक्स के म्यूचुअल फंड कभी भी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इंडेक्स के म्यूचुअल फंड बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें उसने म्यूचुअल फंड ने सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करना है। तो आप देखिए निफ्टी 20 का मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने उस दिन भी ये चीज़ बताई थी, लेकिन बहुत क्वेरी लोगों की इसके आती है। तो उस क्वेरी को समाधान करने के लिए बार बार मुझे ये चीज़ बतानी पड़ रही है, तो मैंने सोचा आज स्पेशली एक वीडियो बना दूँ जिसमें मैं बताऊँ कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए ये है निफ्टी 20, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20 50 20। और आप देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.04। अब आप इसको कंपेयर कीजिए किसी निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड से। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखा है, अब आप देखिएगा। ये है बंधन का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड है ये, इसे निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो करेगा, यानी कि जो निफ्टी 20 फॉलो कर रहा है ये भी वही फॉलो करेगा। तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.1%, उसका कितना है 0.04, यानी कि इससे 2.5 गुना ज़्यादा। तो बंधन का निफ्टी 20 से 2.5 गुना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो, यानी कि आप 2.5 गुना ज़्यादा पे करोगे। मोतीलाल ओसवाल लगभग 4 गुना ज़्यादा, यानी कि आप 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करोगे। नवी निफ्टी ये लगभग 1.5 गुना ज़्यादा, उसमें 0.04 है, इसका 0.06 है। और ये छोटा म्यूचुअल फंड है तो इसलिए इसने कम रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा चार्ज कर रहा है निफ्टी 20 से। अब देखिए एसबीआई, देखिए सबसे ज़्यादा लोग जो है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में डालते हैं अपना पैसा। ठीक है, ये निफ्टी 20 से 5 गुना, 5 गुना यानी 5 टाइम्स ज़्यादा चार्ज कर रहा है।
आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में डाल रहे हो पैसा को। तो अब आप देखिए, मैं आपको निफ्टी 20 से कंपेयर करवाता हूँ। देखिए इसका 0.04 है परसेंट एक्सपेंस रेशियो, और ये सबसे फेवरेट जो है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, इसका 0.2%, यानी 5 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहा है। और रिटर्न्स में देखिए कोई अंतर नहीं होगा ज़्यादा। अगर मैं चला जाऊँ यहाँ पे, एक महीने का रिटर्न अगर ये दिखा रहा होगा, इसमें पहले मुझे देखना पड़ेगा कितने महीने का रिटर्न दिखा रहा है। ये 3 साल का दिखा रहा है, इसको 5 साल का कर देते हैं क्योंकि वहाँ 5 का ऑप्शन अवेलेबल है। अब एसबीआई वाला तो 107% का इसमें रिटर्न है 5 साल में, और आप देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा है रिटर्न, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो एसबीआई का 5 गुना ज़्यादा है। तो वो आपका जो थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा बन रहा है उसको खा जाएगा एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, क्योंकि ये हर साल आपका 0.2% खाता चला जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसा डालना है तो हमेशा निफ्टी 20 खरीदो, रेदर देन आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदो उसकी जगह। तो ये बात तो हो गई इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और यही चीज़ स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अप्लाई होती है और लार्ज कैप इंडेक्स में भी अप्लाई होती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करना चाहिए। ये मैं अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। हो सकता है आपकी राय या आपका तजुर्बा या आपका एक्सपीरियंस मेरे तजुर्बे से मैच ना करे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली से जयपुर जाने के सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। मान लो 10 रास्ते हैं, आप 10 में से कोई भी रास्ता लो, लेकिन आप जयपुर तो पहुँचते हो ना। तो ये तो नहीं है कि जो रास्ता नंबर 1 से जा रहा है वही सही है और जो रास्ता नंबर 10 से जा रहा है वो गलत है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से बोलता हूँ कि आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और लार्ज कैप में निफ्टी 50 वाले इंडेक्स फंड में बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो लार्ज, मिड और स्मॉल, और उसमें कॉम्बिनेशन हो सकता है मिड एंड लार्ज, लार्ज एंड मिड, वो अलग चीज़ है। लेकिन इन्हीं 3 कैटेगरीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको हर कैटेगरी के 5 से 6 फंड लेके रखने चाहिए। जनरली लोग यूट्यूबर्स के वीडियो देखकर आते हैं और मुझे बोलते हैं कि इतने सारे फंड क्यों ले रखे हैं, आपने ओवर डाइवर्सिफाई कर लिया है। आई थिंक मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ फिर से। मान लीजिए आपने एक ही फंड में पैसा लगा रखा था, ठीक है, और वो फंड था कॉन्ट स्मॉल कैप। अब मैं स्मॉल कैप का उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्ट स्मॉल कैप में आपने एक ही फंड में पैसा लगा रखा था और आपने 6 महीने पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक है। आपने सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे और सब धुरंधर ये बोल रहे थे कि एक ही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा फंड नहीं लेने चाहिए। तो आपने एक ही स्मॉल कैप उठा लिया और अब पिछले 6 महीने में आप -3.10% के रिटर्न पा रहे हो। तो आपका तो दिमाग हिल जाएगा। अब मेरी स्ट्रेटेजी से चलते तो क्या होता, कॉन्ट भी उठाते, ठीक है, कॉन्ट भी उठा रखा है आपने, मैं ये नहीं बोला कॉन्ट नहीं उठाया। मेरी स्ट्रेटेजी से चलते तो आप 5 या 6 स्मॉल कैप उठाते जैसा मैं करता हूँ। कॉन्ट के अलावा आप कौन सा और उठा लेते, कॉन्ट के अलावा आप उठा लेते बंधन, बंधन स्मॉल कैप। तो बंधन स्मॉल कैप 16% का रिटर्न, ठीक है, 6 महीने का। अब बंधन के अलावा आप उठा लेते बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, तो पिछले 6 महीने का रिटर्न 9% का रिटर्न, ठीक है। इसके अलावा आप उठा लेते कैनरा रोबैको स्मॉल कैप, ठीक है। तो पिछले 6 महीने का रिटर्न 4.41%। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आपने एक ही फंड लिया होता तो आप -3% रिटर्न पा रहे होते अपनी टोटल स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी से चले होते, मान लो आपने 4 फंड लिए होते, तो आपने 16%, 9%, 4% और -3%, यानी कि आपका समवेयर अराउंड द लाइन 6, 7, 8% का रिटर्न बन जाता पिछले 6 महीने में, अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई करके चलो मेरे मेरे लॉजिक से। उसमें क्या होता कि आप अपना 1 लाख का 1 लाख रुपया सारा अकाउंट में डालते
और -3% रिटर्न होता आपका पिछले 6 महीने में, और आपके 1 लाख की वैल्यू बन गई होती 97,000। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी चले होते, मान लो ये 4 स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट करी होती, तो आपका 1 लाख की वैल्यू बन गई होती 1,07,000 6 महीने में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कैटेगरी के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये साइक्लिकल चलते हैं दोस्तों, ये जो फंड हाउसेज होते हैं ना, ये साइक्लिकल चलते हैं। और ये मैंने एग्जांपल स्मॉल कैप का लिया है, यही यही लॉजिक मिड कैप पे भी लागू होता है, यही लॉजिक लार्ज कैप पे भी लागू होता है। तो मैंने एग्जांपल स्मॉल कैप का लिया है, और दोस्तों मैं बात कर रहा था कि ये साइक्लिकल होता है। अभी क्या हो रहा है कि मोतीलाल ओसवाल के जो फंड हैं वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो सब लोग कह रहे हैं मोतीलाल मोतीलाल कॉन्ट तो बेकार हो गया। जबकि इससे पहले 2-3 साल तक कॉन्ट अच्छा दे रहा था। ठीक है, उससे पहले एक्सिस अच्छा दे रहा था, बहुत पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का बड़ा नाम हुआ करता था 10-12 साल पहले। तो ये साइक्लिकल है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये फंड की एनएवी नहीं होती है। ठीक है, फंड ने जिन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, ये उनकी एनएवी मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये फंड हाउस की वैल्यू नहीं है। फंड हाउस अच्छा बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा है, फंड हाउस ने जो जिन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो अच्छा बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि एक फंड हाउस ने जिन शेयर्स में इन्वेस्ट किया वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे और मोतीलाल के ही हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। देखिए, ये फंड हाउसेज जो होते हैं ना, दे आर बिग मनी, तो ये अलग अलग शेयर्स पे बेट करते हैं। देखिए, इनका नज़रिया कभी भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का नहीं होता, इनका नज़रिया लंबा होता है। इनको अगर अच्छी वैल्यूशन पे लगता है, शेयर अवेलेबल हैं, जैसे कॉन्ट को आजकल सब लोग गालियां दे रहे हैं कि कॉन्ट ने बेकार कर रखा है, लेकिन आप देखो कॉन्ट फंड क्या कर रहा है, वो बेट बेट लगा कर बैठा है रिलायंस पे, एचडीएफसी बैंक पे, अदानी पे। अभी वो शेयर पिटे हुए हैं, तो आपको कॉन्ट में रिटर्न नहीं आ रहे और आपको लग रहा है कॉन्ट फंड हो गया बेकार। ऐसी बात नहीं है। जिस दिन उसकी बेट पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू करेगी, यानी रिलायंस के शेयर भागना शुरू करेंगे, एचडीएफसी भागना शुरू करेगा, अदानी के शेयर्स भागना शुरू करेंगे, फिर आप देखना कि कॉन्ट के म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे रिटर्न देने लग जाएंगे या अच्छे रिटर्न देने लग जाएंगे। तो हर कोई अपने अपने शेयर्स पे बैट करके बैठा हुआ है, सारे फंड हाउसेज। अब उसमें होता क्या है कि मोतीलाल ओसवाल ने जिन शेयर पे बैट किया हुआ है ना, वो शेयर पहले चल गए, तो आपको लग रहा है कि मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस बढ़िया हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखना, धीरे धीरे जिन शेयर्स पे बाकी फंड हाउसेज ने बैट किया है, भाई कॉन्ट ने भी तो किसी शेयर्स पे बैट किया हुआ है ना। ठीक है, भाई तेरा आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने भी तो किसी पे बैट किया हुआ है, एचडीएफसी, एचएसबीसी, एक्सिस, ठीक है, इन्वेस्को, सब ने किसी न किसी शेयर्स पे बैटिंग लगा रखी है ना कि ये दौड़ेंगे। अब जब उनके शेयर दौड़ेंगे तो उनके फंड्स में अच्छा रिटर्न आने लगेगा। तो आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो उस फंड में जंप कर रहे हो, फिर उसमें अच्छा दिख रहा है फिर उसमें जंप कर रहे हो, अब बाय द टाइम तुम जंप कर रहे हो वो रैली ख़त्म हो जा रही है, फिर वो फंड चलना बंद हो जा रहा है। तो ऐसा मत करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डाइवर्सिफाई करके रखो, 5-6 फंड लेके रखो हर कैटेगरी के। स्मॉल कैप के 5-6 ले लो, मिड कैप के 5-6 ले लो, लार्ज कैप के 5-6 ले लो। कोई ना कोई तो चलता रहेगा ना। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 6 फंड हैं स्मॉल कैप के, इस वक्त तुम्हारा वो चलता रहेगा मोतीलाल, बाद में फिर तुम देखोगे कि बैंक ऑफ इंडिया का चलने लग गया, बाद में फिर तुम देखोगे कैनरा बैंक का चलने लग गया, बाद में तुम देखोगे बंधन का चलने लगेगा। तो 5-6 लेके रखोगे तो एवरेज या अब एवरेज रिटर्न हमेशा बनते रहेंगे, rather देन यूट्यूबर्स के सुन के खाली एक फंड लेकर बैठे हो कि भैया ओवर डाइवर्सिफाई ना हो जाए। ओवर डाइवर्सिफाई कोई कुत्ता है जो तुम्हें काट लेगा? क्या हो गया ओवर डाइवर्सिफाई हो गया तो? क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाई कैसे हो सकता है यार, उसमें हर फंड में 250-250 शेयर हैं, वो 250 सेम हो ही नहीं सकते। 30-40 सेम हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? रिलायंस, एच डी एफ सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, ये तो हर हर म्यूचुअल फंड में है ये, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये स्मॉल कैप में भी मिल जाएंगे तुम्हें, मिड कैप में भी मिल जाएंगे, लार्ज कैप में भी मिल जाएंगे। बस यूट्यूबर्स ने तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा घुसा दिया है कि ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ओवर डाइवर्सिफाई होने से तुम्हारे फंड, तुम्हारे रिटर्न कम नहीं होते कभी भी, ये बात समझो। ओवर डाइवर्सिफाई होने से तुम्हारे रिटर्न सिक्योर हो जाते हैं कि तुम अबव एवरेज रिटर्न हमेशा कमाओगे, हर साल कमाओगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो आई थिंक मेरा लॉजिक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के 5-5, 6-6 फंड लेके रखने हैं। इसके अलावा किसी थीमेटिक, किसी सेक्टोरल फंड, म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना है। इंडेक्स फंड में पैसा कभी भी नहीं डालना है, उसकी जगह ईटीएफ खरीदो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।